Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 14 for the course HRM 755 Performance Management. And I'm Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. In the previous lecture, we started with chapter number 6 of the section 2 of our course. We talked about gathering performance information. Performance information. When we say gathering performance information, what does that mean? I explained it in the last lecture. It is similar to whenever we say gathering data, gathering information, gathering data. If an event occurs somewhere, you go there and you gather information, what has happened over here. Yeah, let's take another example that we discussed in the last class. There is a class, there are 20 students, and then I want to know that the number of students. I'll count them, I'll ask their names, I'll write it down, I'll write down the gender, I'll write down their age groups, I'll write down their last degrees, and उनसे लास्ट डिग्रीज भी पूछ लूँगा. उसके बाद और भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स. तो मेरे पास ये एक डेटा सेट गैदर हो जाएगा, एक डेटा सेट बन जाएगा. इसी तरह सिमिलरली हम जब एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की हमने परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो परफॉर्मेंस देखने के लिए भी हम एम्प्लॉय का भी डेटा गैदर करते हैं कि एम्प्लॉय है, कौन एम्प्लॉय है, क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट क्या है उस जॉब से, उस एम्प्लॉय की स्किल्स क्या हैं, उसके बाद उसे जो काम दिए गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने पूरे किए नहीं किए, और उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, बिहेवियर कैसा है. रिज़ल्ट अप्रोच के थ्रू हम देखेंगे कि उसका वो रिज़ल्ट उसने अचीव करता रहा है या नहीं कर रहा, उसके अपनी राय क्या है अपने परफॉर्मेंस के बारे में. तो ये सारी चीज़ें हमारी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का हिस्सा हैं, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कहलाती हैं. फिर देन वी स्टार्टेड विद कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस. हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा था कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स विद प्री रिक्विजिट्स के. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करते हैं, तो आपको प्री रिक्विजिट से आपका स्टार्ट होता है. फिर आप अपनी परफॉर्मेंस प्लान करते हैं. प्लानिंग के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज स्टार्ट होती है. परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन से आप परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसकी असेसमेंट करते हैं, फिर उसका रिव्यू करते हैं, फिर रीकॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं. तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस है. इसमें हमने फिर कंपोनेंट देखा कि जी परफॉर्मेंस असेसमेंट. हमने कहा जी परफॉर्मेंस असेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वेरी वाइटल पार्ट. व्हाई सो? वो इसलिए कि अगर हम परफॉर्मेंस को असेस ही नहीं करेंगे, उसकी असेसमेंट नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस बुरी है, परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, अप टू द स्टैंडर्ड है, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, नहीं कर रही. अगर तो हमने परफॉर्मेंस को असेस नहीं करना तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की तो बात ही ख़त्म हो जाएगी. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? दो ही तो चीज़ें हैं इसके अंदर. एक तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल तो आप सिंपली एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन साथ जब आप उसके टैग कर देते हैं कि जी जो परफॉर्मेंस है उसकी वो इन वन डायरेक्शन या इन लाइन होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए विद द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी, तो वो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बन जाती है. फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक और डायमेंशन ये कि एक तो आप इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और दूसरी बात ये कि साथ साथ वो आपको फिर थ्रू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस एम्प्लॉय को कोचिंग, फीडबैक भी प्रोवाइड करते रहते हैं in order to bring the performance of a particular employee up to the mark. So परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन स्टेज स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन से. एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, काम कर लिया, उसके बाद फिर उसकी असेसमेंट है.
असेसमेंट के बाद उसका रिव्यू है। अब असेसमेंट कैसे करते हैं? असेसमेंट का हमने पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने बात की थी कि जी हम असेसमेंट मेजरमेंट परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, दो तरीक़ों से करते हैं। एक तो हम करते हैं कि जी रिज़ल्ट से, एक हम बिहेवियर से करते हैं। रिज़ल्ट में हम सिंपली ये देखते हैं कि उसको क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या उसको काम दिया गया था और क्या उसने काम किया, अचीव किया नहीं किया। बिहेवियर में देखते हैं कि काम उसने कितने अच्छे तरीके से किया। नाउ कमिंग बैक टू गैदरिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, फिर हमने कहा कि जी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म कहते हैं। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट है या जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूजुअली जो इंस्ट्रूमेंट जो टूल यूज़ करता है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म क्या है? हमने उसको बड़ा डिटेल के अंदर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म बेसिकली एक फॉर्म है जिसको फिल करना होता है, जिसको जो मैनेजर है, अगर मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैनेजर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, तो अब मैंने आपकी परफॉर्मेंस को दो तरीके हैं, एक तो जजमेंटल है और एक डिस्क्रिप्टिव है, और मैंने उसके थ्रू आपको देखना है कि आपको मैंने जज करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं उस फॉर्म के ऊपर फिल करता हूँ फॉर्म को। पहला सेक्शन में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं लिखता हूँ कि जी आपका ये नाम है, ये एम्प्लॉय नंबर है, यहाँ पे ऑफिस है, ये सारी आपकी इतनी आपकी सैलरी है, आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बारे में सारे में सेक्शंस फिल करूँगा, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपसे आपकी जॉब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, आपने कौन कौन से एक्सपेक्टेशन को पूरा किया नहीं किया, अचीवमेंट्स आपकी क्या हैं, डेवलपमेंटल आपके गोल्स क्या हैं, डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स आपकी क्या हैं, फ्यूचर नीड्स आपकी क्या हैं। उसके बाद आपसे भी पूछते हैं, आपको भी मैं आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल दिखाता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ और आपको कहता हूँ कि जी आप भी अपना सेक्शन फिल करें, उसमें लिखें, अपने बारे में भी हमें बताएं, आपका क्या ख्याल है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। फिर उस फॉर्म को मैं भी साइन करता हूँ, आप भी साइन करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म इज। नाउ हमने डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और हमने ये भी सारा डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम कंपोनेंट्स किसी परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म में मौजूद हों, या कुछ कंपोनेंट्स मौजूद हों कुछ ना हों। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई जर्नलाइज्ड फॉर्म नहीं है किस तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपने सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म खुद डिज़ाइन करती है, अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन करती है। तो हमने गुड कंपोनेंट्स एक हमने देखे थे कि ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स, मैंने दो आपको दिखाए थे, डिस्कस किए थे टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरह के परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स होते हैं। फिर हमने उनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक अच्छे गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, और डिज़ायरेबल फीचर्स भी देखे थे कि डिज़ायरेबल फीचर्स क्या होने चाहिए, कि इस परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। फिर हमने दो केस स्टडीज़, दो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स के हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, उन्हीं का फिर हमने एंड के ऊपर एक एनालिसिस भी किया कि कौन से डिज़ायरेबल फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है, कौन से नहीं है। हमने बात किया कि जी कॉम्पिटेंसीज दी हुई लेकिन डेफिनेशंस नहीं दी हुई, डिफाइन ही नहीं किया वो कॉम्पिटेंसी को। जब कॉम्पिटेंसी को डिफाइन नहीं किया हुआ तो हम बिहेवियर के इंडिकेटर्स नहीं दिए हुए। तो दिस वाज अबाउट व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। Now coming to today's lecture, the agenda for today's lecture is we'll talk about determining overall rating। अब हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म तो फिल कर लिया, अब फॉर्म फिल करने के बाद अगला स्टेप क्या है कि हम उसकी रेटिंग करेंगे।
रेटिंग दो तरीक़ों से होती है, एक जजमेंटल होती है, एक मैकेनिकल होती है, जैसे हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। फिर दूसरी है, हम एक एग्जांपल देखेंगे, केस एग्जांपल देखेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म यूज्ड बाय ग्रॉसरी रिटेलर। एक ग्रॉसरी रिटेलर की मैं केस स्टडी लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि आपको बताऊंगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि वो कैसे फॉर्म फिल किया हुआ है, एक्चुअली वो फिल हुआ हुआ फॉर्म है। देन अप्रेजल पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ मीटिंग्स क्या होती हैं, अप्रेजल मीटिंग्स क्या होती हैं, अप्रेजल पीरियड एंड अप्रेजल मीटिंग्स, व्हाट आर दे, पॉसिबिलिटीज ऑफ अप्रेजल मीटिंग्स क्या हैं, अप्रेजल मीटिंग्स किन किन सूरत में पॉसिबल हो सकती है। फिर फाइनली वी विल टॉक अबाउट फॉर्मल मीटिंग्स। अप्रेजल के लिए फॉर्मल मीटिंग्स क्या होती हैं, उसके अंदर फिर फर्दर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। 6 टाइप्स हैं, सिस्टम इनॉग्रेशन है, सेल्फ अप्रेजल है, क्लासिकल परफॉर्मेंस रिव्यू है, मेरिट सैलरी रिव्यू है, डेवलपमेंटल प्लान है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये 6 तरह की फॉर्मल मीटिंग्स की टाइप्स हैं। इन हर टाइप को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स हम देखेंगे कि ये कैसे, what do they mean, why are they conducted. So now let's start this lecture. The first topic is determining overall rating. After the form has been completed, there is usually a need to compute an overall performance score. अब क्या है, जब हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म बना लिया, फिल कर लिया, साइन भी कर लिया, एम्प्लॉय ने भी साइन कर दिया, मैनेजर ने भी साइन कर दिया, अब उसके बाद क्या है, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को एक स्कोर भी तो देना है कि कितने % उसकी परफॉर्मेंस आई, वो स्कोरिंग कैसे होगी। अभी हमने बात की स्कोरिंग की, वाई स्कोरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अगर मैं मैनेजर हूँ, आप एम्प्लॉय हैं, मैंने आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, मैंने फॉर्म फिल करके दिया, उस फॉर्म में मैंने लिखा कि जी आपने, आपकी डेवलपमेंटल नीड्स ये हैं, आपने अपने गोल्स अचीव किए हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। व्हाट डज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मीन्स? जब तक अब मेरे पास 20 और एम्प्लॉयज़ भी हैं, अब मैं उन सारे एम्प्लॉयज़ की किसी की अच्छी नहीं, अब मैं सिर्फ इस बात पे तो उन्हें रिवॉर्ड नहीं दे सकता, या उनकी सैलरी नहीं इंक्रीज़ कर सकता, या बोनस नहीं दे सकता कि जी अच्छी का भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि जी अच्छी है तो कितने % अच्छी, क्या स्कोर है। एक हो सकता है कि जी आप गुड परफॉर्मेंस, बेस्ट, एक्सेलेंट। अब एक्सेलेंट को मैं 5 मार्क्स दे रहा हूँ, बेस्ट को मैं 4 दे रहा हूँ, गुड को मैं 3 मार्क्स दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वर्स्ट है एंड मोस्ट वर्स्ट आ जाती है। तो जितने जैसी परफॉर्मेंस है मैं उस हिसाब से आपको मार्क्स दे रहा हूँ, उन मार्क्स को सबको मैं टोटल कर लेता हूँ, मैं टोटल परफॉर्मेंस आ जाती है। दिस इज पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस सच एज एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, जैसे अभी हमने बात की। Computing overall performance score is also useful in determining whether employees and groups of employees are improving their performance over time. हम क्यों परफॉर्मेंस स्कोर कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल स्कोर इसलिए भी करते हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि एम्प्लॉय की पिछले साल जो उसकी, या पिछले क्वार्टर में, या पिछले रिव्यू पीरियड के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, अब उसकी कैसी है, इम्प्रूव हो रही है कि जो है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या हमारा जो ग्रुप है, टोटल ग्रुप की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, ये कौन सा ग्रुप है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसका स्कोर सबसे ज्यादा है। Two main strategies are used to obtain an overall performance score for each employee. दो मेन स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, वन इज जजमेंटल प्रोसीजर, अदर वन इज मैकेनिकल प्रोसीजर। नाउ जजमेंटल प्रोसीजर क्या होता है? द जजमेंटल प्रोसीजर consists of considering every aspect of performance and then arriving at a defensible summary.
Judgmental procedure basically relies on the ability of the rater to arrive at a fair and accurate overall score. What is judgmental procedure? Considering every aspect of performance, जितने भी performance के aspects हैं उन सब को देख के फिर एक आपने उसके ऊपर अपनी जजमेंट के हिसाब से एक स्कोर दे देना कि समराइज कर देना कि जी ये इसने ये काम भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये अचीवमेंट भी, ये अचीवमेंट, मेरा ख्याल है इसको हम 20 में से 16 दे देते हैं. रिलाइज ऑन द एबिलिटी ऑफ द रेटर. अब मैं रेटिंग मैं कर रहा हूँ, मैं रेटर हूँ, मैं रेटिंग कर रहा हूँ मेरी एबिलिटी पे. हो सकता है कि मैं ज़रा ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट किस्म की जो है रेटिंग करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ठीक है इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इसने ये भी अचीव किया, ये भी अचीव किया, लेकिन मैं 14 से ज़्यादा रेटिंग नहीं दूंगा, 14 आउट ऑफ 20. या मैं कहता हूँ कि जी मैं अच्छा इसने काम बड़ा अच्छा किया हुआ है, मैं वैसे बड़ी लीनियंसी शो करता हूँ तो मैं उसको 18 दे देता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट जजमेंटल प्रोसीजर इज़. मैकेनिकल क्या है? The mechanical procedure consists of first considering the scores assigned to each section of the appraisal form and then adding them up to obtain an overall score. Mechanical procedure क्या होता है कि जितने भी परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म के सेक्शंस हैं, तमाम सेक्शंस के मैं पहले स्कोर्स डिफाइन कर देता हूँ कि जी इस सेक्शन के अंदर अगर ये अचीवमेंट होगी तो इतना स्कोर है, ये अचीवमेंट इतना स्कोर है, उन सारे सेक्शंस को मैं टोटल कर लेता हूँ तो मेरे पास ओवरऑल स्कोर आ जाता है. When adding scores from each section, weights are typically used. और फिर एक और चीज़ है कि कुछ सेक्शंस क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ सेक्शंस कम इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सेक्शन को ज़्यादा वेट दे देता हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट दे देते हैं. ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच परफॉर्मेंस डायमेंशन मेजर्ड. नाउ एग्जाम्पल 3 हम पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 दो एग्जाम्पल्स देखी थी जिसमें हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स डिस्कस किए थे. नाउ दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल. इसमें भी मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म आपसे डिस्कस करूंगा जो कि ग्रॉसरी रिटेलर अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में उन्होंने फिल किया हुआ है. Consider the following performance evaluation form which is used to evaluate the performance of sales associate at a supermarket chain. Supermarket chain है, उसके sales associate जो है उसकी performance को evaluate किया हुआ है. The form includes hypothetical ratings obtained by a sales associate on just 2 competencies and 2 key results. इसमें 2 competencies और 2 key results के ऊपर बात की गई है और ये सारी मतलब this is not a real case study. These are all hypothetical figures. Performance appraisal form used by grocery retailer. अच्छा जी, उसके बाद है फॉर यूज बाय स्टोर डायरेक्टर, को डायरेक्टर मीट, सी फूड प्रोडक्ट, डेली बेकरी, फ्लोरल एंड ग्रॉसरी मैनेजर्स. ठीक है जी. नाम क्या है? एंथनी. रिव्यू पीरियड 2007. पोजीशन क्या है? सेल्स एसोसिएट. एवेल्युएटर जेम्स ली ब्राउन. डेट कब किस दिन एवेल्यूशन हुई? 15 दिसंबर 2007 को. Please rate the associate on the following competencies. Determine the point total and multiply by the weight factor to achieve the point total for the competencies. अब क्या है? Follow through dependability. Work is completed correctly and on time. Without supervision, anticipates needs, extremely organized. Work is usually completed correctly and on time basis with some supervision, very organized. Work is completed as assigned and results can usually be relied upon with normal supervision, organized. Work can seldom be relied upon. Work can seldom be relied upon. What does that mean? That means ये क्या है? हमारी competency क्या है कि follow through या dependability. अब डिपेंडेबिलिटी एक कॉम्पिटेंसी है. डिपेंडेबिलिटी का मतलब है कि क्या मैनेजर आप पे डिपेंड कर सकता है, क्या मैनेजर आप पे काम छोड़ के जा सकता है, आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपना काम इंडिपेंडेंटली या विदाउट सुपरविजन कर सकें.
अब उन्होंने 4 कैटेगरीज बना दी। एक में कि जी बिल्कुल कर सकता है काम विदाउट सुपरविजन और ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरे में कहते हैं कि जी विद सम सुपरविजन, थोड़ी बहुत सुपरविजन करनी पड़ती है। तीसरे में कि जी नॉर्मल सुपरविजन तो करनी ही है। चौथे में कि जी बगैर सुपरविजन के काम हो ही नहीं सकता, काम गलत कर देगा। तो अब उसको हमने उसकी रेटिंग क्या की है कि जी वर्क इज कंप्लीटेड करेक्टली एंड ऑन टाइम विदाउट सुपरविजन काम कर सकता है, एंटिसिपेट नीड्स और खुद नीड्स को एंटिसिपेट करता है, और एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज है। 4 पॉइंट्स और इसको वेट 0.7 दिया हुआ है, तो हमारे पास पॉइंट्स का 2.5 और पॉइंट्स 2.1 आ गया। कि अगर तो हम इसको देते हैं 4 इसको देते हैं तो हमारे पास 2.8 आ जाता है पॉइंट्स, और अगर हम इसको 3 देते हैं तो 2.1 पॉइंट आ जाते हैं। 2 सिनेरियोस डिस्कस किए ना हमने। पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किए, मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि हम पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो हम पॉइंट देख लेते हैं। अब हमने स्केल है 1 2 3 4। 4 का मतलब है कि जी इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा काम कर सकता है। 3 का मतलब है इंडिपेंडेंटली अच्छा काम कर सकता है लेकिन कभी कभी सुपरविजन चाहिए होती है। 1 का मतलब है कि सुपरविजन के बगैर काम नहीं कर सकता। 2 का मतलब है, और 1 का मतलब है कि सुपरविजन भी चाहिए फिर भी काम गलत कर देता। तो अब हम कहते हैं कि अगर सपोज वो 3 और 4 हमने लिया है कि जी 4 अगर उसके पॉइंट हो, 4 उसका हो स्कोर हो, तो वेट अगर 0.7 है तो उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉइंट्स 2.8 आ जाते हैं, और अगर 3 हो तो हमारे पास 2.1 आ जाते हैं पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसके आप देख रहे हैं नीचे वेट्स दिए हुए, ऊपर पॉइंट्स के आगे फर्स्ट सेकंड और वेट्स पॉइंट्स दिए हुए। ये पॉइंट्स अब हम इनको टोटल कर लेंगे एंड के ऊपर, और नीचे कमेंट्स की जगह भी दी हुई है कि अगर मैनेजर को कमेंट लिखना चाहता है इस एम्प्लॉय के बारे में। देन डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक और कॉम्पिटेंसी है कि वो डिसीजन ले सकता है इंडिपेंडेंटली, खुद ही डिसीजन ले सकता है या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कोई डे टू डे प्रॉब्लम जो कोई भी उसे ड्यूरिंग वर्क अगर प्रॉब्लम आए तो उसको भी हमने 1 2 3 4 में उसे हमने डिवाइड किया हुआ है कि जी नंबर 4 के एंटिसिपेट्स के खुद से प्रॉब्लम को पहले से सोच लेता है, प्लान कर लेता है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, कॉन्फ्रंट प्रॉब्लम एंड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स, preserves until solution is reached, extremely innovative and take risk। रिस्क भी लेता है, प्रॉब्लम के भी पीछे पड़ा रहता है जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है, प्रॉब्लम को फेस भी करता है, प्लान भी करता है, और इनोवेटिव स्किल्स भी हैं उसके पास। फिर नंबर 3 हमने पॉइंट दिया कि डिफाइंस एंड एड्रेसेस प्रॉब्लम, है कि डिफाइन भी कर लेता है, प्रॉब्लम को एड्रेस भी कर लेता है, टिपिकली रीचेज यूजफुल सॉल्यूशंस एंड डिसीजंस, साउंड सॉल्यूशन भी निकाल लेता है, डिसीजन भी ले लेता है, इनोवेटिव भी है, अबव एवरेज रिस्क टेकिंग भी है। इनोवेटिव भी कुछ हद तक है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेता। नंबर 2 पे है कि एक्नॉलेजेस एंड अटेम्प्ट्स टू सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स व्हेन प्रेजेंटेड, कि प्रॉब्लम को एक्नॉलेज भी करता है, कोशिश भी करता है सॉल्व करने की, यूजुअली कम्स टू कंक्लूजन ऑन सॉल्विंग बेसिक इश्यूज, तो वो सॉल्व कर लेता है। लिटिल इनोवेशन बहुत कम है, समटाइम्स बहुत कम ही रिस्क ले सकता है। चौथा है कि जी हैज़ डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स, कि उसे प्रॉब्लम को या उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, एंड मेकिंग डिसीजन नहीं ले सकता। ऑलवेज नीड गाइडेंस, बगैर गाइडेंस के नहीं वो काम कर सकता। नो इनोवेशन एंड नेवर टेक रिस्क, कोई इनोवेशन नहीं है और कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर हमने उसे स्कोर दिया है कि जी या तो वो 3 है या 2 है, या 3 है या 2 है, कि मतलब कि 1 तो सबसे पहला तो हमने देखा ना कि नंबर 4 जिसका हमने देखा कि जी एंटिसिपेट्स रिकॉग्नाइजेस, नंबर 4 पॉइंट नहीं है, इतना वो प्रोएक्टिव नहीं है। नंबर 3 हो सकता है डिफाइंस एंड एड्रेसेस प्रॉब्लम वेल, ये हो सकता है, या एक्नॉलेजेस एंड अटेम्प्ट्स टू सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स। तो हमने उसके ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे उसे कहा कि 3 है, सेकंड पे कहा 2 है, और वेट दिया हुआ है हमने जो हमारा कॉम्पिटेंसी है डिसीजन मेकिंग क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है 0.3,
तो इसके पॉइंट्स से हमने मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन के 0.9 है और सेकंड पोजीशन के 0.6 पॉइंट्स हैं। टोटल स्कोर फॉर कॉम्पिटेंसी सेक्शन कितना आ गया हमारे पास, पिछले का था हमारे पास 2.8 और 2.1, इसका है हमारे पास है 0.9, 0.6, तो 3.7 और 2.7 आ गया। टोटल स्कोर हमारे पास कॉम्पिटेंसी सेक्शन का 3.7 और 2.7 आ गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर इट इज 3.7, सेकंड प्रेफरेंस पे इट इज 2.7। नाउ की रिजल्ट्स, another section, rate each area of the performance demonstrated in the achievement of budgeted numbers. Achieved budgeted sales, अब की रिजल्ट उसका रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, वो पहले हमने बिहेवियर देखा था, कॉम्पिटेंसीज बिहेवियर होते हैं, रिजल्ट्स अब हमने रिजल्ट अप्रोच देख रहे हैं। रिजल्ट अप्रोच के अंदर हमने देखना है कि उसने अचीव बजटेड सेल्स, उसने बजटेड सेल्स अचीव की या नहीं की। फर्स्ट हाफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड हाफ ऑब्जेक्टिव, कि पहले हाफ का जो उसका बजटेड सेल का ऑब्जेक्टिव था वो $78,000 था, उसने $77,000 एक्चुअली उसने अचीव किया। तो परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट कितनी है, 2%। देन सेकेंड हाफ में उसने क्या करना था कि 80,000 बजटेड था, 80,000 का टारगेट दिया था उसे और उसने अचीव 83 कर लिया। अब नीचे देखें स्केल भी दिया हुआ है ना इसके, कि फर्स्ट हाफ के अंदर तो टारगेट हमें दिया हुआ है 78 और सेकेंड हाफ में 80 दिया हुआ है। तो अगर स्केल दिया हुआ है कि 1 अगर 1 है बिलो 97%, अगर 97% से बिलो है तो हम 1 देते हैं। 2 है कि 102% से 98% के 98% से 102% के दरमियान अगर अचीवमेंट है तो हम उसे 2 स्केल पे 2 देते हैं, 2 स्कोर देते हैं। अगर 103% से 107% के दरमियान है तो 3 देते हैं और 108% प्लस में हम उसे 4 देते हैं। तो उसने पहली दफ़ा जो उसने जो फर्स्ट हाफ जो था, फर्स्ट हाफ के अंदर उसने अपना जो टारगेट अचीव किया दैट वाज बिटवीन 98 to 102%, तो उसको हमने 2 स्कोर दे दिया। दूसरी दफ़ा जो उसने टारगेट अचीव किया वो 103 से 107% था, तो उसको 3 स्कोर दे दिया। अब वेट क्या है इसका, 0.6 इसका वेट है। तो पॉइंट्स क्या हुए, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1.2 और 1.8 आ गया हमारे पास। नाउ कमिंग टू द अदर की रिजल्ट, एक की रिजल्ट तो उसका था कि उसने सेल्स अचीव करनी थी। दूसरा की रिजल्ट क्या, मार्जिन बैलेंस, के प्रॉफिट कितना अर्न किए, गेन लॉस इन यूएस डॉलर्स। पहले ऑब्जेक्ट जो हाफ था, फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर का मतलब, एक क्वार्टर का क्या मतलब है, 3 महीने। 3 महीने का हम रिव्यू पीरियड है, उस रिव्यू पीरियड के अंदर पहले 1.5 महीने में उसने क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, बाकी के 1.5 महीने में क्या परफॉर्मेंस थी। तो जो पहला जो हाफ था उसके अंदर उसको टारगेट दिया हुआ था, बजट जो था 30,000 का था, उसने 30,000 प्रॉफिट कमाना था। उसने क्या किया, जो एक्चुअली अर्न किया वो 29,000 है, विच इज बिलो 97%, तो उसको हमने स्कोर 1 दे दिया। सेकेंड हाफ में 31% उसने टारगेट था, जो उसने एक्चुअली अर्न किया वो 34% है, तो विच इज मोर देन 108%, तो उसे हमने स्कोर 4 दे दिया। अब वेट क्या है, 0.4 वेट है। 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हमारे पास 0.4 और 1.6 हमारे पास 2 आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं। नाउ द टोटल स्कोर फॉर की रिजल्ट 1.6 एंड 3.4। 1.6 आया आपका जो है एक की 1.6 आया फर्स्ट पोजीशन पे 1.6 है और सेकंड पोजीशन पे 3.4 है। नाउ हमने टोटल ओवरऑल स्कोर कैसे निकालना है, हमारे पास पिछले स्कोर्स क्या थे, 3.7, कॉम्पिटेंसी सेक्शन का स्कोर क्या था, 3.7 पहले हाफ का और 2.7 दूसरे हाफ का। पहले हाफ का हमारे पास स्कोर था 3.7, दूसरे हाफ का स्कोर था 2.7। और की हमारे पास रिजल्ट्स के अंदर पहले हाफ का स्कोर है 1.6, दूसरे हाफ का स्कोर है 3.4। दूसरे हाफ और पहले हाफ का मतलब है पहले जो 1.5 महीना और आखिरी 1.5 महीना, एक क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं ना, 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस हमने 3 मंथ्स पे देखनी है।
तो अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी स्कोर फॉर फर्स्ट हाफ में 3.7 है, कॉम्पिटेंसी स्कोर सेकंड हाफ में 2.7 है, की रिजल्ट पहले हाफ में 1.6 है, की रिजल्ट दूसरे हाफ में 3.4 है। अब हमने इसके नीचे स्केल दिया हुआ है कि अगर एक्सेलेंट है तो 3.6 टू, और टोटल इन सबको हम टोटल करें तो 11.4 आ जाता है, 11.4 आ जाता है, और डिवाइडेड बाय 4 हम एवरेज स्कोर लेते हैं, क्योंकि हमने एवरेज लेते हैं तो इन सबको ऐड करके 3.7 प्लस 2.7 प्लस 1.6 प्लस 3.4 को ऐड किया तो 11.4 आ गया। 4 से हमने, क्योंकि 4 हमने 2 हमने की जो है रिजल्ट्स लिए, 2 हमने कॉम्पिटेंसीज ली, तो उसको 4 से डिवाइड करें तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज 2.85 आता है। अब 2.85 एवरेज आ गया। उसके नीचे उन्होंने स्केल दिया हुआ है कि एक्सेलेंट क्या है, 3.6 से 4.0 के दरमियान अगर आपका रिजल्ट आता है तो एक्सेलेंट है। अबव क्या है, अबव है अबव एवरेज है 2.6 टू 3.5, 2.6 से 3.5 में है तो अबव एवरेज है। एवरेज क्या है 1.6 से 2.5, अनसेटिस्फैक्ट्री क्या है 1 टू 1.5। अगर उसका स्कोर आता है 1 और 1.5 में तो अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। अगर स्कोर आता है 1.6 और 2.5 के दरमियान तो एवरेज है, और अगर 2.6 3.5 में है तो अबव एवरेज है, और एक्सेलेंट है अगर 3.6 से 4 के दरमियान में स्कोर आता है तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। नाउ इस केस के अंदर क्या है, कितना उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसका की स्कोर क्या आ रहा है 2.85 which lies in above average box। तो इसका मतलब है कि उस एम्प्लॉय की, जो ये वाला एम्प्लॉय है हमारे पास एंथनी, जो कि क्या है सेल्स एसोसिएट है ग्रोसरी रिटेलर स्टोर में, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस क्वार्टर 2007 क्वार्टर का, जो 2007 ईयर का क्वार्टर है, उसके अंदर 2.85 उसकी एवरेज है, अबव एवरेज परफॉर्मेंस है, और उसका स्कोर है 2.85। तो नीचे फिर वो एसोसिएट भी अपने साइन करेगा और स्टोर डायरेक्टर, दोनों उस पर साइन करेंगे, दोनों एग्री करेंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म। दो कि ये सारी फिगर्स सिर्फ आपको समझाने के लिए फिक्टिशियस थी, दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल परफॉर्मेंस, और क्योंकि इसमें हमने आपको समझाने के लिए सो दैट आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें, सिर्फ 2 कॉम्पिटेंसीज ली। कॉम्पिटेंसीज हमारा बिहेवियर डिस्क्राइब करती हैं, और हमने 2 की रिजल्ट्स लिए। परफॉर्मेंस को मेजर हमने पहले पढ़ा था कैसे करते हैं, 2 तरीके से, रिजल्ट से और बिहेवियर से। तो हमने इसमें रिजल्ट्स भी देखे और बिहेवियर्स भी देखे, और हमने टोटल परफॉर्मेंस कैलकुलेट की उस एम्प्लॉय की, जो कि अबव एवरेज आई। नाउ व्हिच स्ट्रेटजी इज द बेस्ट, जजमेंटल और अप्रेजल? इन मोस्ट केसेस मैकेनिकल मेथड इज सुपीरियर टू द जजमेंटल मेथड. A supervisor is most likely to introduce her own biases in computing the overall performance score when no clear rules exist. सुपरवाइजर जो है उसकी क्योंकि अपनी पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस भी हो सकती है, उसकी वजह से उसमें बायस भी आ सकता है स्कोर्स के अंदर, जबकि कोई क्लियर रूल ना दिया होगा तो जो उसको पसंद होगा उसको ज़्यादा स्कोर देगा. Regarding the relevant importance of the various performance dimensions, and there is no direction on how to combine the various performance dimensions in calculating the overall score. अब क्या है कि अगर जब प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं गिवन होगी स्कोरिंग की, पता नहीं होगा, तो वो अपनी मर्जी से जब स्कोर देगा तो वो फिर उसका जिसको दिल करेगा अच्छा स्कोर दे देगा, जिसको दिल करेगा अच्छा स्कोर नहीं देगा सुपरवाइजर जो. Appraisal period and number of meetings. When we say appraisal period, number of meetings, what does come to our mind? हम क्या सोचते हैं? How long should the appraisal period be? Appraisal period कितना बड़ा होना चाहिए? Appraisal period होता क्या पहले तो? Appraisal period हम उसे कहते हैं ना जिस क्वार्टर, अभी हमने जैसे appraisal फॉर्म देखा एक क्वार्टर के लिए था, 3 महीने का था, हमने 3 महीने की परफॉर्मेंस देख रहे थे, तो 3 महीने का जो ये पीरियड है ये हमारा अप्रेजल पीरियड है. अब अप्रेजल पीरियड 3 महीने होना चाहिए, 6 महीने, साल, कितना बड़ा होना चाहिए? What period of time should be included in the appraisal form? Appraisal form में कौन सा पीरियड हमें टाइम देना चाहिए? What is the best time to complete the review? कब हमें इसका अप्रेजल का रिव्यू करना चाहिए? Organizations with a performance management system typically conducts an annual review.
ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि यूजुअली हर साल के बाद वो अपना एनुअल रिव्यू करती हैं. हाउएवर others choose to conduct semi-annual or even quarterly formal reviews. और कुछ organizations जो हर 6 महीने बाद अपना performance review करती हैं या हर quarter में करती हैं. Conducting only an annual review might not provide sufficient opportunity for the supervisors and subordinates to discuss performance issues in a formal setting. अब अगर annual basis पे होगा तो साल में एक दफ़ा ही वो meetings कर रहे होंगे, 2 दफ़ा meeting कर लेंगे अपनी performance की, managers और employees आपस में. जितना फ्रीक्वेंटली होगा उतनी ज़्यादा मीटिंग्स होगी, उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, केस स्टडी एक देखते हैं. फॉर एग्जांपल, कोलोराडो बेस्ड हैमिल्टन स्टैंडर्ड कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूजेस अ सेमी एनुअल रिव्यू सिस्टम. उनका क्या सेमी एनुअल है, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 दफ़ा रिव्यू होता है. द कंपनी परफॉर्म्स अ मॉडिफाइड 360 डिग्री अप्रेजल, meaning that the performance information is collected from several sources. वो तम बहुत सारे sources से performance information पहले gather करते हैं. This type of system allows individuals to receive feedback and adjust goals or objectives if necessary in preparation for the more in-depth annual review. अब वो क्या करते हैं कि वो साल में 2 दफ़ा करते हैं. एक दफ़ा तो सेमी एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू, एक दफ़ा एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू. और वो एक जब सेमी एनुअल करते हैं उस वक्त भी वेरियस सोर्सेज, 360 डिग्री का मतलब है कि ऑलमोस्ट तमाम तरह की सोर्सेज पर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. उसके बाद जब रिव्यू कर लेते हैं तो फिर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उनको, एम्प्लॉयज़ को, सो दैट एम्प्लॉयज़ को भी टाइम मिल जाता है वो फीडबैक के ऊपर अमल करने का, फीडबैक लेके उसको अपने इनकॉर्पोरेट करने का अपनी परफॉर्मेंस में, सो दैट कि जब एनुअल रिव्यू हो तो उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाए. एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी इम्प्लीमेंटिंग क्वार्टरली रिव्यूज इज सिंजेजी इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया बेस्ड कंपनसेशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी. सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनी है, फिलाडेल्फिया में इनका ऑफिस है. ईच क्वार्टर, जो कि ये क्या करती हैं, क्वार्टरली रिव्यू करते हैं. ईच क्वार्टर एम्प्लॉयज रिसीव अ समरी ऑफ कमेंट्स एंड स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम कोवर्कर्स अबाउट हाउ दे आर परफॉर्मिंग. और हर क्वार्टर के बाद क्या करते हैं, जब वो रिव्यू कर लेते हैं तो उनको एक तो फीडबैक मिल जाती है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही इस क्वार्टर में, प्लस अदर कोलीग्स की एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं कि बाकी कोलीग्स ने कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया. The company states that the goal of the system is to encourage open communication. अब कंपनी का कहना ये कि उनका जो गोल है वो ये कि ओपनली एक दूसरे से कम्युनिकेट करें एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स. एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन्ड टू राइट इफेक्टिव कमेंट्स टू देयर कोवर्कर्स that will facilitate growth by pointing out positive and negative areas of performance. और एम्प्लॉयज़ की उन्होंने बार बार ट्रेनिंग कराई है किस चीज़ के ऊपर, इफेक्टिव राइटिंग इफेक्टिव कमेंट्स, ताकि वो अपने को-वर्कर्स जो हैं, अपने जो दूसरे साथी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बारे में क्रिटिकली वो कमेंट्स लिखें ताकि उनको पॉजिटिवली वो एक्सप्लेन करें कि उन वो अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी जो है परफॉर्मेंस कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने बारे में भी पॉजिटिवली देखें कि उनकी परफॉर्मेंस कहाँ कैसी है, वो अपने बारे में भी एग्जाम्पल्स दें. In areas that need improvement, जिन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, co-workers are encouraged to suggest ways that an employee could improve his or her improvement. अब जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरा कोई को-वर्कर या मेरा और कोई साथ का एम्प्लॉय मुझे सजेस्ट कर सकता है, बता सकता है कि मैं अपनी ये जो एरिया है इसको कैसे इम्प्रूव करूँ. Possibilities of appraisal meetings. Now coming to what are the possibilities of appraisal meetings. When is the best time to complete the reviews? Most organizations adopt one of the two possibilities. पहली क्या है? The first is the appraisal form could be completed on or around the annual anniversary date. In the case of semi-annual reviews, the review should be 6 months before the annual anniversary date, and the second review should be on or around the anniversary date. कि कंपनी हर साल में एक दफ़ा अपनी जो एनिवर्सरी, कंपनी की एनिवर्सरी, उसके ऊपर वो अपना रिव्यू करती है, या साल में उससे 6 महीने पहले एक रिव्यू कर लेती है, फिर 6 महीने बाद एक रिव्यू कर लेती है. एडवांटेज क्या फर्स्ट चॉइस का? The biggest advantage of this choice is that supervisors does not have to fill out everyone's form at one time. Now, पहली हमारी चॉइस क्या थी कि जी
कुड बी कंप्लीटेड ऑन और अराउंड। अब इसमें क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज की तो सेमी एनुअल हो जाती है, कुछ एम्प्लॉयज की अब साल में दो दफ़ा अप्रेजल्स होनी है ना। कुछ एम्प्लॉयज की 6 महीने के बाद अप्रेजल होती है, कुछ के एम्प्लॉयज की अगले 6 महीने के बाद होती है। होती पूरे साल की ही है परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि 6 महीने पिछले साल के, 6 महीने इस साल के, और उनकी अप्रूवल, उनकी जो है अप्रेजल हो गया साल के मिड में, और कुछ की जो है इस साल के शुरू से उनके डिफरेंट उन्होंने रखा हुआ ना कि आधे एम्प्लॉयज़ जो हैं साल के शुरू से साल के आखिर में उनकी अप्रेजल होगी एक साल बाद ही, कुछ की जो है 6 महीने पे होगी, जिनकी पिछले 6 महीने भी पिछले साल के ऐड कर लेते हैं वो अप्रेजल में। उसका फ़ायदा ये होता है कि मैनेजर्स ओवर बर्डन नहीं होते, आधे एम्प्लॉयज़ की उन्होंने अप्रेजल साल के मिड में करनी है, आधे की एंड पे करनी है। डिसएडवांटेज क्या है कि बिकॉज द रिजल्ट्स आर नॉट टाइड टू अ कॉमन साइकिल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, रिजल्टिंग रिवार्ड्स कैन नॉट बी टाइड टू अ फिस्कल ईयर। अब वो फिस्कल ईयर साल शुरू होता है, साल ख़त्म होता है, तो वो उस चक्कर से उस वो साइकिल से फिर बाहर निकल जाते हैं। कुछ का पिछले साल के साथ चल रहा है, कुछ का इस साल के साथ चल रहा है, कुछ की साल के मिड में जो है परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है और उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ को एंड पे मिल रहा है, तो वो यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रेजल मीटिंग्स। एक मीटिंग्स इस तरह से हो सकती हैं। द सेकेंड चॉइस इज टू कंप्लीट अप्रेजल फॉर्म्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। एक ये कि साल के एंड पे तमाम की अप्रेजल होनी चाहिए। इन केस ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूडिंग सेमी एनुअल रिव्यूज, वन review would be completed halfway through the fiscal year and the other one towards the end of the fiscal year. एक जो है वो halfway हो जाता है, एक end पे हो जाता है, फिर उसको बेसिकली वही होता है कि साल में फिर 2 रिव्यूज़ कर लेते हैं कि एक दफ़ा पहले 6 मंथ्स पे कर लें, एक दफ़ा फिर फाइनल रिव्यू जो है वो साल के एंड पे फिजिकल ईयर के साथ करते हैं, रिव्यू परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाती है। और इस मेथड की जो है एडवांटेज क्या है, It facilitates cross-employee comparisons as well as the distribution of rewards. Cross-employee क्योंकि सारे तमाम एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है एक ही वक्त में चेक हो रही है, एक ही वक्त में उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, तो आप हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर कर सकते हैं। और फिर रिवॉर्ड सिस्टम भी उसी हिसाब से इकट्ठे सबको रिवॉर्ड देना है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको रिवॉर्ड दिए, जिनके नहीं उनको नहीं दिए, उनको वार्निंग्स इशू की। An additional advantage of following the fiscal year cycle is that individual goal settings can be more easily be tied to corporate goal setting because most companies align their goal cycle with their fiscal cycle. अब इसका जो additional सबसे important advantage है इस जो second choice का, which is about the appraisals, जिसमें सब तमाम एम्प्लॉयज़ की इकट्ठी ही साल में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा उनकी अप्रेजल और फिस्कल ईयर के साथ करते हैं। उसका फ़ायदा ये कि कंपनी हर फिस्कल ईयर के बाद अपने गोल सेट करती है अगले साल के, तो वो गोल्स ट्रांसलेट होते हैं फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के गोल्स में भी। हर एम्प्लॉय भी अपना गोल उसी तरह अलाइन कर लेता है कि इस आपने कंपनी ने सेट किए उसी हिसाब से उसने सेट किया। अब कंपनी तो सेट कर रही है लेकिन एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि अगर वो फर्स्ट चॉइस में जो हमने बात की थी अप्रेजल से डिफरेंट ईयर की हो रही है तो फिर वो अलाइनमेंट नहीं रहती उसके अंदर। डिसएडवांटेज क्या है सेकंड चॉइस का, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स आर बर्डन्ड बाय इवैल्यूएटिंग ऑल एम्प्लॉयज एट वंस ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और मैनेजर्स जो हैं सुपरवाइजर्स वो इकट्ठा उनको, क्योंकि साल के आखिर में जब वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो तमाम एम्प्लॉयज की उनको इकट्ठी करनी पड़ जाती है। फॉर्मल मीटिंग्स, व्हाट आर फॉर्मल मीटिंग्स? फॉर्मल मीटिंग्स होती क्या हैं? फॉर्मल मीटिंग्स की टाइप्स क्या हैं? There are 6 types of formal meetings. Basically formal meeting ये होती है कि I am the supervisor, I am the manager, you are the employee, मैं आपसे formally एक sitting में बैठ के आपकी appraisal को discuss करूं। This is a formal meeting. और फिर formal meeting further फिर 6 types की formal meetings होती हैं, जिसमें सबसे पहली है system inauguration, self appraisal, classical performance review, merit salary review, developmental plans, objective settings. Now coming to the formal meetings, informal meetings की भी हम बात करते हैं। Informal meetings discussions take place throughout the year. Informally तो मैं डेली ऑफिस के अंदर मैनेजर से मिलता ही हूँ, मैनेजर से कोई ना कोई बात अपनी परफॉर्मेंस की पूछता रहता हूँ,
मैनेजर मुझे कोच करता रहता है, मैनेजर मुझे पुश करता रहता है, मैनेजर मुझे समझाता रहता है, मैनेजर मेरी हेल्प करता रहता है, मुझे बताता रहता है कि ये काम आप ऐसे ठीक कर सकते हैं, ये परफॉर्मेंस आपकी यूं इंक्रीज हो सकती है। ये इनफॉर्मल मीटिंग्स तो ऑफ एंड ऑन चलती रहती हैं। इन एडिशन दे शुड however be regularly scheduled formal meetings for the specified purpose of discussing the various aspects of performance and the performance management system. जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं वो स्पेसिफिकली अरेंज की जाती हैं और साल के शुरू में ही फॉर्मल मीटिंग्स जो हैं डिसाइड कर ली जाती हैं कि जी ये 6 की 6 मीटिंग्स कब होंगी साल के अंदर। और फिर वो मीटिंग्स इसलिए भी ज़रूरी होती हैं ताकि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छी तरह समझ सके, उसके हिसाब से चल सके और अपनी परफॉर्मेंस अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर सके। सो दैट इज़ वाई परफॉर्मेंस फॉर्मल meetings are very important. They play a vital role in the performance management of a company. The fact that supervisors allocate time to this activity sends a message that performance management is important. वही बात अभी जो मैंने डिस्कस की कि बेसिकली ये सारी फॉर्मल मीटिंग्स जो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं फिर इनको होल्ड करते हैं हर मीटिंग हर एम्प्लॉय के साथ, तो ये एक मैसेज एम्प्लॉयज़ को भी देती है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। सो वी नीड टू टेक द परफॉर्मेंस इश्यूज वेरी सीरियसली। सबसे पहली जो फॉर्मल मीटिंग है दैट इज सिस्टम इनॉग्रेशन मीटिंग। It includes a discussion of how the system work and the identification of the requirements and responsibilities resting primarily on the employee and on the supervisor. ये बेसिकली क्या होती है डिस्कशन के जो सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, वो एम्प्लॉय को बताता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे, इस कंपनी का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे लिए कैसे काम कर सकते हैं। This discussion includes the role of self-appraisal and the dates when the employee and supervisor will meet formally to discuss performance issues. और इस मीटिंग के अंदर फर्दर ये भी डिस्कस करते हैं मैनेजर और एम्प्लॉयज़ आपस में कि जी हम जितने परफॉर्मेंस इश्यूज हैं उसके लिए हम दोबारा फिर नेक्स्ट मीटिंग कब करेंगे और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, आपने कैसे उसको फिल करना है, मैंने कैसे उसे फिल करना है। तो what are the things that you need, आप मैनेजर एम्प्लॉयज को बताते हैं कि what are the things that you need to take care of while maintaining a good performance appraisal. This meeting is particularly important for new employees. New employees के लिए ज़्यादा important है, who should be introduced to the performance management system as soon as they become members of the organization. जिनको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताते हैं कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का दिस इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम दैट यू नीड टू फॉलो। सेल्फ अप्रेजल मीटिंग, इट इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉयज असेसमेंट ऑफ हिज और हर सेल्फ। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज मैनेजर के साथ मिलते हैं और अपनी असेसमेंट खुद करते हैं। This meeting is informational in nature and at this point the supervisor does not pass judgment on how the employee regard his or her own performance. ये मीटिंग बेसिकली इंफॉर्मेशनल होती है मैनेजर के लिए, क्योंकि मैनेजर सुन रहा होता है, एम्प्लॉय बता रहा होता है, अपनी असेसमेंट खुद कर रहा होता है, लेकिन वो कोई कमेंट पास नहीं करता, जजमेंटल नहीं होता, वो बताता नहीं है कि आपकी जो आप बातें कर रहे हैं उससे आप अच्छी परफॉर्मेंस है या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। This meeting provides an opportunity for the employee to describe how she sees her own performance during the review period. ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस मीटिंग के थ्रू कि वो मैनेजर को एक्सप्लेन कर सकें कि उनकी परफॉर्मेंस वो क्या समझते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही इस रिव्यू पीरियड के दौरान। Classical performance review meeting. Third one is classical performance review meeting. During this meeting, employee performance is discussed. Includes both the perspective of supervisor and the employee. इस मीटिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉय की जो है परफॉर्मेंस वो डिस्कस की जाती है और सुपरवाइजर और मैनेजर दोनों के व्यूज जो हैं वो पर्सपेक्टिव सुने जाते हैं।
मोस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड दिस टाइप ऑफ मीटिंग्स ओनली. मोस्टली जो सिस्टम्स हैं उसमें इसी तरह एक यही मीटिंग होती है, बाकी मीटिंग्स नहीं होती. नो अदर फॉर्मल मीटिंग टू डिस्कस परफॉर्मेंस आर यूजुअली स्केड्यूल्ड. दिस मीटिंग इज मेनली पास्ट ओरिएंटेड होती है and typically does not focus on what performance should look like in the future. ये जो मीटिंग होती है परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, ये इसमें सिर्फ पिछली परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता है, आगे फ्यूचर के बारे में बात नहीं की जाती. Then comes merit salary review meeting. जैसे कि नाम से जाहिर है, salary review. This meeting discusses what if any compensation changes will result as a consequence of the period's performance. कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीरियड्स परफॉर्मेंस के पास परफॉर्मेंस कैसी रही, असेसमेंट हुई, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर ये एम्प्लॉय के साथ ये डिस्कस करता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम आपको 2% सैलरी में रेज दे रहे हैं, 2% आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं. तो एम्प्लॉय भी कह सकता है कि नहीं सर, आई रिक्वेस्ट कि मुझे 3% रेज दिया जाए क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी. तो आपस में म्यूचुअली दे डिसाइड. It is useful to separate the discussion of rewards from the discussion of performance so that employees can focus on performance first and then on reward. हमने पिछली मीटिंग्स के अंदर देखा कि हम सब में परफॉर्मेंस को डिस्कस करते आए थे एम्प्लॉयज़ के साथ कि आपकी परफॉर्मेंस ये ऐसी थी और ऐसी होनी चाहिए थी. अब सेपरेट मीटिंग फॉर द रिवॉर्ड कि अब हम कहते हैं कि जी अंडरस्टूड, एग्रीड कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अब आपको क्या बोनस इंसेंटिव या क्या चीज़ हम सैलरी में किस तरह से इंक्रीज करें, हम वो आप म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं एम्प्लॉय के साथ. डेवलपमेंटल प्लान मीटिंग, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो यूजुअली नहीं होती लेकिन होनी चाहिए. इट डिस्कसेस द एम्प्लॉयज डेवलपमेंटल नीड्स एंड व्हाट स्टेप्स विल बी टेकन सो दैट परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड. इस मीटिंग में ये डिस्कस किया जाता है कि डेवलपमेंटल नीड्स क्या क्या हैं जो हैं उस एम्प्लॉय से डिस्कस किया जाता है कि जी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो थोड़ी ठीक नहीं है, कॉम्पिटेंसी है. कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि ब्रिटिश काउंसिल का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले लें, 5 डेज़ का है, हम आपको 5 दिन की छुट्टी दे देते हैं, आप वो अटेंड कर लें, उसकी फ़ी भी हमारी कंपनी दे देगी. या फर्दर आगे आप जो हैं ये पर्टिकुलर नॉलेज जो है आपको और एक्वायर करनी चाहिए क्योंकि हम न्यू मशीनरी ये ख़रीद रहे हैं, तो आप नेक्स्ट ये कोर्स अटेंड कर लें. या और कोई आपको फिज़िकली हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं इस मशीन के ऊपर, आप ऐसे कर लें वैसे कर लें. तो ये सारी बैठ के बातें एम्प्लॉय के साथ डिस्कस होती हैं. This meeting also includes information about what type of resources will be provided to the employees to facilitate the development of any required new skills. कि कंपनी क्या resources provide कर सकती है या क्या resources का pool कंपनी के पास available है जिसे कि employee utilize कर सकता है अपने developmental needs को improve करने के लिए, अपनी needs को satisfy करने के लिए. ऑब्जेक्टिव सेटिंग मीटिंग, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ फॉर्मल मीटिंग जैसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेटिंग. इट इंक्लूड्स सेटिंग गोल्स बोथ बिहेवियर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिव्यू पीरियड. ये अब फ्यूचर ओरिएंटेड है. डेवलपमेंटल मीटिंग भी हमने फ्यूचर ओरिएंटेड है कि फ्यूचर में आगे आपको क्या नीड्स हैं. इसके अंदर भी कि आपका फ्यूचर में अब गोल क्या होगा, नेक्स्ट रिव्यू पीरियड के अंदर आपके गोल्स क्या, आपने क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव करनी है. At this point, the employee have received very clear feedback. अभी तक उन्हें पिछली feedback उन्हें मिल चुकी होती है about their performance during the past review period. Knows what rewards will be allocated. उसे पता चल गया होता है कि उसकी performance ऐसी थी तो उस performance की base पे उसे ये reward मिल जाएगा. And knows about resources, भी पता चल गई कंपनी के पास क्या resources available हैं in help in the process of acquiring any required skills. So these were the 6 types of formal meetings. इसमें फर्दर हम देखते हैं another, although these 6 meetings are possible, not all 6 takes place separately. यूजुअली क्या होता है कि तमाम मीटिंग 6 की 6 होनी चाहिए लेकिन सारी की सारी होती नहीं है. एक ही मीटिंग में इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाता है या 2 मीटिंग्स हो जाती हैं. इट इज़ बेस्ट टू सेपरेट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्कस सो दैट एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर विल फोकस ऑन ईच ऑफ द कंपोनेंट सेपरेटली. बेहतर तरीका ये है कि हर मीटिंग अलग अलग की जाए ताकि हर कंपोनेंट को अलग अलग बैठ के एम्प्लॉय और मैनेजर उसे डिस्कस कर सके. नाउ कमिंग टू अ केस स्टडी, लेट्स डिस्कस द केस ऑफ जॉनसनविल फूड्स.
A sausage making plant in Wisconsin, Johnsonville Foods has a performance management system that includes following meetings. जॉनसनविल का जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये मीटिंग्स वो करते हैं, सेल्फ अप्रेजल करते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, मेरिट, सैलरी, डेवलपमेंटल एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं. टीम मेंबर्स, that is employees and coaches, supervisors, write 6 months contracts stating their goals for the following 6 months and they plan to meet those goals. और वो क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं अपने गोल्स अगले 6 महीने के वो लिखते हैं और वो ये प्लान भी साथ बनाते हैं कि उनको कैसे गोल्स को अचीव करेंगे. दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो आस्क द एम्प्लॉयज टू स्टेट डेवलपमेंटल गोल्स फॉर द अपकमिंग 6 months, और वो डेवलपमेंटल गोल्स भी अपने डिफाइन करते हैं अगले 6 महीने के. दीज गोल्स may include reading a book on leadership or learning a new computer software program. और ये goals कुछ भी हो सकते हैं कि एक नई किताब पढ़ना ही हो बेशक, या एक नया सॉफ्टवेयर सीखना हो. In addition, each month the employer writes up a contract with his goals for the month. कि वो हर महीने के गोल भी अपने डिफाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन करता है कि हर एम्प्लॉय के मैं इस महीने के मेरे ये गोल्स ये हैं. दैट कॉन्ट्रैक्ट इज पोस्टेड ऑन द कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड एंड सेंट टू 3 इंटरनल कस्टमर्स who evaluate the employees' performance over the month. और वो पूरे महीने के हर महीने हर एम्प्लॉय अपने गोल्स, उस महीने के गोल्स भी लिख के जो उनका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उसके ऊपर पोस्ट कर देते हैं, और जो फिर क्या करते हैं आगे वो कस्टमर्स को और इंटरनल कस्टमर्स को वो आगे वो गोल्स फॉरवर्ड कर देते हैं सो दैट वो भी उनको evaluate करते रहें पूरे महीना. The next month, employees and their coaches discuss how the goals were met. फिर अगले महीने क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉय और जो सुपरवाइजर होता है वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा गोल मीट हुआ, कौन सा मीट नहीं कर सके, एंड दे सेट न्यू गोल्स फॉर द अपकमिंग मंथ. और वो नेक्स्ट मंथ के लिए फिर एक नया फ्रेमवर्क बनाते हैं, नए गोल सेट करते हैं. इफ द एम्प्लॉय does not expect to meet his goals, a meeting is scheduled halfway through the month to discuss options कि वो ये goals क्यों meet नहीं कर रहे, उसके लिए क्या options हो सकती हैं. In short, Johnsonville Foods includes all the formal meetings that can take place in a performance management system. वो सारी के सारी meetings conduct करते हैं so that उनका performance management system improve हो. However, it does not involve 6 separate meetings. वो इस सारी 6 अलग अलग मीटिंग्स नहीं भी कर पाते. इंस्टेड द कंपनी होल्ड्स ओनली 2 फॉर्मली स्केड्यूल्ड मीटिंग्स बट द सिस्टम अलाउज फॉर द एडिशन ऑफ मोर मीटिंग्स इफ नीड्स अराइजेस. लेकिन उनका सिस्टम जो है वो इससे ज़्यादा मीटिंग अलाउ करता है, लेकिन 2 मीटिंग्स तो वो मैंडेटरी करते ही करते हैं. Another case study, performance review meeting at Central Florida Healthcare Federal Credit Union. Central Florida Healthcare Federal Credit Union is a non-profit organization that provides financial services to those who join on membership basis. वो क्या करते हैं कि non-profit organization है जो कि financial services provide करते हैं membership basis पे. Organization which employs about 40 people is based in Orlando, Florida. फ्लोरिडा के अंदर वो 40 लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं. द क्रेडिट यूनियन यूटिलाइजेज अ वेब बेस्ड सिस्टम दैट अलाउज टेलरिंग ईच पोजीशन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टू स्पेसिफिक ड्यूटीज परफॉर्म्ड. और उन्होंने एक वेब बेस्ड सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसके अंदर वो हर पोजीशन की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को टेलर कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते, उसके अंदर फीचर्स ऐड कर सकते हैं, फीचर्स रिमूव कर सकते हैं. द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्वार्टरली मीटिंग्स एंड गोल सेटिंग्स विच अलाउज बोथ सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय टू ट्रैक प्रोग्रेस. और वो क्वार्टरली क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं मैनेजर्स और एम्प्लॉयज सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकें. The frequent performance reviews including self-appraisals were insisted in order to ensure that all employees receive regular performance feedback from supervisors. जो frequently performance reviews वो इस वजह से भी करते हैं ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ को उनके सुपरवाइजर्स की तरफ से फीडबैक मिलती रहे. Who might otherwise spend more time focusing on those whose performance is considered substandard. तो वो क्योंकि वो जो मैनेजर्स हैं वो उनका फोकस ये होता है कि जिनकी परफॉर्मेंस कम है उनको ज़्यादा फीडबैक और हेल्प प्रोवाइड की जाए, तो वो ये सिस्टम उनका मेक श्योर करता है कि तमाम को जो है फीडबैक, तमाम एम्प्लॉयज़ को फीडबैक मिलनी चाहिए. This allows employees and supervisors to focus regularly on progress towards goal. इसकी वजह से वो अपने रेगुलरली क्योंकि मीटिंग्स करते हैं, अपने गोल्स को डिस्कस करते हैं, तो वो गोल्स को अचीव करने में भी उनके लिए मददगार होते हैं.
The information system facilitates the process by allowing both supervisor and employee to keep track of progress electronically, क्योंकि वो electronic system, web based system है कंप्यूटर के ऊपर, वो अपना दोनों चेक कर सकते हैं कि अपनी progress के जो है मैनेजर भी चेक कर सकता है एम्प्लॉय की क्या प्रोग्रेस चल रही है और एम्प्लॉय भी देख सकता है कि मेरी क्या प्रोग्रेस जा रही है। इन समरी, the performance management system that includes frequent performance reviews meetings combined with an emphasis on setting goals and tracking progress to ensure all employees and supervisors focused on performance management. In summary, उनका जो system है that is purely performance oriented और वो performance management system को focus करते हैं तमाम managers और एम्प्लॉयज़, इसीलिए वो परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स करते हैं जो इसमें वो अपने गोल सेटिंग और ट्रैकिंग प्रोग्रेस को इंश्योर करते हैं। So now we have come to the last part of this lecture. What we have learned, understood in this lecture is about determining overall rating. हम कैसे determine करते हैं, judgmental procedure क्या है, mechanical procedure क्या है, और हमने बात की mechanical procedure is more accurate और उसको हम usually mechanical procedure use करते हैं। फिर हमने performance appraisal form used by grocery retailer हमने discuss किया in detail। हमने दो competencies देखी, दो results देखे, हमने देखा उनको weightage कैसे दी हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट हाफ के अंदर पहले 1.5 महीने के अंदर उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, दूसरे 1.5 महीने के अंदर उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, 3 मंथ्स के क्वार्टरली हमने रिव्यू किया उसे। उसके बाद हमने परफॉर्मेंस जो अप्रेजल पीरियड, नंबर ऑफ मीटिंग्स के बारे में बात की। फिर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अप्रेजल मीटिंग्स को हमने डिस्कस किया था, क्या क्या फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये कि हर एम्प्लॉय का अलग अलग परफॉर्मेंस रिव्यू पीरियड है और वो किसी का 6 मंथ्स के ऊपर परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, किसी का अगले साल के एंड के ऊपर परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है। फिर सेकंड हमने उसके अंदर ये देखा कि तमाम एम्प्लॉयज़ का एक ही परफॉर्मेंस रिव्यू पीरियड है, पहले 6 मंथ्स के बाद तमाम एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, फिर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। फिर हमने बात की कि परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए फॉर्मल मीटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। इनफॉर्मली तो मीटिंग्स होती रहती हैं लेकिन फॉर्मल मीटिंग्स क्यों ज़रूरी हैं, और उसके बाद हमने देखा कि 6 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स क्या हैं जो फॉर्मल मीटिंग्स की किस तरह कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। सो वी हैव नाउ कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।